हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज है हमारा 4th डे ऑफ रिवीजन सीरीज़ और आज हम पढ़ने वाले हैं स्किल डेवलपमेंट। उसमें अभी हम पहले रिवाइज कर लेंगे यूनिट 1, जिसमें चैप्टर 1 का नाम है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी यानी क्या होता है? पर्सनैलिटी एक ऐसे हैबिट्स या ट्रेट्स, एटीट्यूड्स या फिर किसी के विचार जो कि सिर्फ उसमें होते हैं, उसका यूनिक पर्सनैलिटी होता है। मतलब हर बंदे का एक यूनिक पर्सनैलिटी होता है। वो फिर उसके सोचने का तरीका हो सकता है, उसके रहने सहने का तरीका हो सकता है, उसका उठने बैठने का तरीका, ये सारी चीज़ें पर्सनैलिटी के अंदर आती है। पर्सनैलिटी ये शब्द लैटिन वर्ड पर्सोना से डिराइव किया गया है, जिसका अर्थ होता है स्पीक थ्रू। तो पर्सनैलिटी आप क्या हो ये बताती है, स्पीक करती है, मतलब बता रही है, स्पीक थ्रू। तो इसीलिए इसका ये नाम रखा गया है कि आप क्या हो, आप कौन हो, कैसे हो, ये आपको पता चल सकता है पर्सनैलिटी के ज़रिए। मतलब आपको अगर पता करना है कि वो इंसान बुरा है या अच्छा, तो उसके पर्सनैलिटी से आप पता कर सकते हो। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू के यंग डेफिनेशन दी गई है पर्सनैलिटी की कि पर्सनैलिटी इज़ अ पैटर्न बॉडी ऑफ हैबिट, traits, attitudes, and ideas of an individuals, as these are organized externally into roles and status, and as they relate internally to motivation, goals, and various aspects of selfhood. आइए जानते हैं कुछ पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स, इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दिया है, पर्सनालिटी इज समथिंग विच इज़ यूनिक इन ईच इंडिविजुअल। यानी कि हर बंदे की पर्सनालिटी अलग होती है, यूनिक होती है। कोई भी बंदा सेम, मतलब कोई भी दो बंदे हमेशा सेम नहीं हो सकते हैं, या तो उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होता ही है। इवन अगर दो भाई हो तो उनमें भी कुछ ना कुछ फ़र्क होता ही है। किसी को कुछ पसंद होगा, किसी की विचार करने की अलग तरीका होगा, किसी का विचार करने का अलग तरीका होगा, किसी का किसी सिचुएशन में थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करते होंगे। तो ऐसे छोटे छोटे डिटेल्स से यूनिकनेस दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं। पर्सनैलिटी रेफर्स पर्टिकुलरली टू परसिस्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल। पर्सनैलिटी मतलब कोई परसिस्टेंट क्वालिटी, यानी कि जो लगातार आपके अंदर जो गुण हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आज के दिन आपने अगर कुछ कर लिया, आज के दिन आपको किसी चीज़ पे गुस्सा आ गया और आप रोज़ शांत रहते हो तो आपका पर्सनैलिटी गुस्सेल है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि एक आध बार तो हर किसी को गुस्सा आ ही सकता है। तो इसीलिए इससे ये जज नहीं किया जा सकता कि आप हमेशा के लिए गुस्सेल ही हो। तो इसीलिए जो क्वालिटीज़, जो गुण आप में हमेशा रहते हैं, तो उसे आपकी पर्सनैलिटी बोला जाता है, ना कि एक आध बार जो हुआ है उसे। उसके बाद है पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट्स अ डायनेमिक ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के ज़रिए भी पर्सनैलिटी हमारी बदलती रहती है। जिस एनवायरनमेंट में हम पलते हैं, बढ़ते हैं, जैसा हम सीखते हैं, उस हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी चेंज होती है। पर्सनैलिटी इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंटरेक्शन। जितना हम लोगों से मिलते हैं, जैसे लोगों से मिलते हैं, उस तरीके से हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती जाती है। अगर हम अच्छे लोगों से मिलते हैं, अच्छी बातें सीखते हैं, तो हमारी भी पर्सनैलिटी अच्छी बनते जाती है। जितने अच्छे पर्सनैलिटी वाले लोगों से आप मिलते हो, उनके पर्सनैलिटी का प्रभाव हम पे भी पड़ता है। उसके बाद है पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट्स अ यूनिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सिस्टेंट, डायनामिक एंड सोशल प्रीडिपोजिशंस। ज़रूरी नहीं है कि जितने भी आपको पर्सनैलिटी के ट्रेट्स मिले हैं वो जन्म से ही आपके अंदर हो। जैसे जैसे आप बढ़ते हो, वैसे वैसे आप लोगों से मिलते हो, उस समय भी आपके अंदर पर्सनैलिटी डेवलप होते जाती है। जब आपकी लाइफ में वो पर्सिस्टेंट हो जाती है, कंटिन्यूस हो जाती है क्वालिटीज़, तो उस क्वालिटीज़ को फिर पर्सनैलिटी बोला जाता है। पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट्स कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी वही है कि आप में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंट क्वालिटीज़ जो होती हैं उन्हें ही पर्सनैलिटी में रेफ़र किया जाता है। पर्सनैलिटी साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। पर्सनैलिटी को साइकोलॉजिकल ही नहीं तो फिजियोलॉजिकल भी माना जाता है, क्योंकि आपको कई बार बायोलॉजिकल प्रोसेस के ज़रिए भी कुछ पर्सनैलिटी मिलती है। जैसे कि अगर आपके मम्मी पापा में कुछ ख़ास पर्सनैलिटी होगी तो वो आप में भी कई बार आती है। अब जानते हैं टाइप्स। सबसे पहले मेनली दो टाइप्स डिवाइड किए हैं पर्सनैलिटी के, एक है इंट्रोवर्ट और दूसरा है एक्सट्रोवर्ट। बट बाद में ये दो टाइप्स के बीच में और एक टाइप रिकॉग्नाइज किया गया जिसका नाम है एम्बीवर्ट्स।
तो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी क्या होती है? एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी यानी ऐसे लोग जो कि बाहर जाना, बाहर लोगों से बात करना, बिना डरे सोसाइटी को फेस कर सकना, ये सारी जिनमें क्वालिटीज़ होती हैं वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जो कि बहुत बोल्ड होते हैं। तो ये सारे लोग एक्सट्रोवर्ट में आते हैं। वहीं इंट्रोवर्ट यानी ऐसे लोग जो ज़्यादा लोगों में घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं, अकेले में ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। तो ये सारे लोगों को इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के अंदर माना जाता है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एम्बिवर्ट पर्सनैलिटी के होते हैं, मतलब ना ही एक्सट्रोवर्ट ना ही इंट्रोवर्ट, वो बीच में रहते हैं, मतलब दोनों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा उनमें आता है। कई बार उन्हें एक्सट्रोवर्ट बनना बन जाते हैं, कई बार वो इंट्रोवर्ट बन जाते हैं, कई बार वो बाहर घूमने उन्हें अच्छा लगता है, कई बार उन्हें अकेला ही रहना अच्छा लगता है। तो ये जो मिक्स टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है, इन्हें बोला जाता है एम्बिवर्ट पर्सनैलिटी। आगे बढ़ते हैं पर्सनैलिटी बेसिक्स। तो यहाँ पर 5 तरीके के बेसिक्स दिए हैं: ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस और न्यूरोटिकिज्म यानी कि इमोशनैलिटी। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, जो ज़्यादा क्यूरियस होता है तो उसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ में, ज़्यादा इमोशंस या फिर ज़्यादा लाइफ के स्टेजेस है वो एक्सपीरियंस कर पाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, तो इन्हें ओपननेस टू एक्सपीरियंस के अंदर ये पर्सनैलिटी बेसिक्स बताए गए हैं। उसके बाद है कॉन्शियसनेस, यानी कि ऐसे बंदे जो कि स्ट्रक्चर्ड होते हैं, मतलब अपना पूरा उनका सेट होता है लाइफ कि मुझे ये करना है, उसके बाद वो करना है, प्लान्ड होते हैं वो। उन्हें आज का पूरा टाइम टेबल बना रहता है कि मुझे आज ये करना है, वो करना है, पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में चलने वाले लोग होते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रावर्जन यानी कि जिनमें काफ़ी एनर्जी, पॉजिटिव इमोशंस, जो कि बहुत फ्रेंडली रहते हैं। एग्रीएबलनेस, ऐसी एबिलिटी जिसमें आप किसी को कंपैशन या कोऑपरेशन शो कर सकें, तो उसे एग्रीएबलनेस बोला जाता है। उसके बाद है न्यूरोटिकिज्म, यानी कि इमोशनल स्टेबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इमोशनली अगर आप कंट्रोल्ड हो तो आपको कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती है फ्यूचर में बढ़ने से, क्योंकि इमोशनली आप स्ट्रांग होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और यही आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है। इसके बाद है कुछ फैक्टर्स दिए हैं पर्सनैलिटी के, जैसे कि बायोलॉजिकल फैक्टर। पर्सनैलिटी आपको बायोलॉजिकल फैक्टर से भी मिल सकती है, जैसे कि हमने देखा था कि हमारे जो मॉम डैड के पर्सनैलिटी टाइप्स होते हैं, वैसे ही हम भी थोड़ा थोड़ा बनते जाते हैं। हमारी हाइट या फिर कलर या फिर अगर हमारे हेयर्स, आई कलर, ये सारे कई बार हमारे मॉम डैड से मैच करते हैं और यही बायोलॉजिकल फैक्टर्स माना जाता है। उसके बाद है सोशल फैक्टर्स ऑफ पर्सनैलिटी। सोशली जितना हम इंटरेक्ट करते हैं, जितने लोगों से हम मिलते हैं, तो वहाँ से भी हमें पर्सनैलिटी ट्रेट्स मिलते जाते हैं। उस तरीके से हम सीखते जाते हैं, जो भी सोसाइटी में जैसे रूल्स बने हैं या फिर जैसे भी लोग रहते हैं, उस तरीके से भी आपको अफेक्ट करता है वो, और आप अपनी पर्सनैलिटी उस तरीके से डेवलप करते जाते हैं। कल्चरल फैक्टर ऑफ पर्सनैलिटी, हर कल्चर का अलग अलग रूल होता है। किसी कल्चर में अलग तरीके से उठते बैठते हैं, किसी दूसरे कल्चर में अलग तरीका होता है, तो उस कल्चर में रहने की वजह से भी हर बंदे की पर्सनैलिटी अलग हो सकती है। एक कल्चर में जो बंदा होगा उसकी पर्सनैलिटी उस कल्चर के हिसाब से होगी, वहीं दूसरे कल्चर के बंदे की पर्सनैलिटी कुछ अलग होगी। उसके बाद है फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकली जो आप एनवायरनमेंट में रहते हो, अगर आप बहुत गांव साइड में रहते हो तो आप शायद ज़्यादा हेल्दी हो, क्योंकि आपको आपके बॉडी को वो कंफर्ट नहीं मिल रहा है और उस वजह से आप सब सहने की ताकत रखते हो। और वही आप अगर सिटीज़ के साइड जाते हो, जब बड़े बड़े सिटीज़ है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट होता है। हर चीज़ें मशीन्स पे चलने वाली, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे वॉशिंग मशीन, कपड़े धोना वगैरह भी सिर्फ मशीन ही करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको डेलिकेट बना देती है और आप उतना ज़्यादा हेल्दी नहीं होते, आप ज़्यादा डिपेंडेबल होते हो मशीन्स पे, और ये भी आपके पर्सनैलिटी पे अफेक्ट करता है। इसके बाद सिचुएशनल फैक्टर्स ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि जो सिचुएशन होती है, सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं होती है, बदलती रहती है। उस हिसाब से उसके वजह से भी आपकी पर्सनैलिटी में असर पड़ सकता है। किसी की लाइफ में ऐसे कोई इंसिडेंट्स आए हों जिसके वजह से उसकी बिहेवियर चेंज हो गया हो, क्योंकि उसके लाइफ पे वो काफ़ी अफेक्ट किया होगा। इसीलिए सिचुएशनल भी एक फैक्टर है पर्सनैलिटी का। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2, जिसका नाम है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ह्यूमन ग्रोथ क्या होता है? ह्यूमन ग्रोथ यानी कि आप
आपका ह्यूमन ग्रोथ इज चेंज इन साइज इन प्रपोर्शन, द डिसअपियरेंस ऑफ द ओल्ड फीचर्स एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू वंस, दैट इज ग्रोथ इन हाइट, फॉलिंग ऑफ मिल्क टीथ एंड एक्विजिशन ऑफ परमानेंट टीथ। ये सारी जो चीज़ें होती हैं, जो आप में बदलाव आते हैं, जो आप बढ़ते जाते हो, इन सारी चीज़ों को ग्रोथ में इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद है मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मीन्स अ चेंज इन शेप, फॉर्म और स्ट्रक्चर एज टू इम्प्रूव इट्स वर्किंग और फंक्शनिंग। डेवलपमेंट मीन्स आप में कुछ ऐसे चेंजेस आना जिसकी वजह से आपका वर्किंग बिहेवियर, आपका जो भी आप फंक्शन करते हो वो ज़्यादा बेटर होते जाता है, उसे डेवलपमेंट बोला जाता है। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऐसे फैक्टर्स जो ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं तो वो कौन से हैं? हेरिडिटी। हेरिडिटी यानी माँ बाप से जो भी आपको हेरिडिटी मिलती है उसकी वजह से आपकी ह्यूमन ग्रोथ डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस हो सकती है। अगर आपके मॉम डैड थोड़े कम हाइट के हैं तो आपको भी शायद कम हाइट हो, या फिर आपके मॉम डैड ज़्यादा हाइटेड हैं, या फिर वेट, या फिर उनका कलर ऑफ हेयर, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है हेरिडिटी पे। उसके बाद है जेंडर। बॉयज़ और गर्ल्स में अलग अलग तरीके से ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। उसके बाद है सोशियो इकोनॉमिक। कई बार ऐसा होता है कि जो ज़्यादा अमीर घर के लोग हैं वो उनकी पर्सनैलिटी अलग होती है, क्योंकि उनके मतलब उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट ज़्यादा जल्दी होता है, क्योंकि उन्हें उतने अच्छे प्रोटीन्स वगैरह मिलते हैं, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से खाना खा सकते हैं, मतलब उन्हें ज़्यादा चीज़ें होती हैं ख़रीदने के लिए, उन्हें उनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो वो अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर खा सकते हैं। ज़्यादा दिन में 3 4 5 बार खाना खा सकते हैं, उनकी मर्ज़ी 3 4 बार खाना खा सकते हैं। और वही जो छोटे परिवार से बिलोंग करते हैं, जहाँ ज़्यादा पैसे नहीं है जिनके फैमिली में, तो उन्हें कई बार ऐसा होता है कि एक टाइम का खाना भी अच्छे से नहीं मिल पाता है, जिस वजह से उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में काफ़ी असर पड़ता है। फिर है न्यूट्रिशनल। ऑफकोर्स अगर आपको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हैं तो आपकी ग्रोथ अफेक्ट होगी, आपका ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगा। फिर है हार्मोन्स। हार्मोन्स में भी अगर प्रॉब्लम आते हैं आपके, तो उससे भी आपके ग्रोथ या डेवलपमेंट में असर पड़ता है। पोल्यूशन से भी आपके मतलब जो बच्चे होते हैं जिनके ग्रोथ डेवलपमेंट हो रही है उन पर असर पड़ता है। फिर है रेस, मतलब जाति। तो जाति के हिसाब से भी काफ़ी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि हाइट, वेट हो गया। कई बार ऐसा होता है कि एक जाति के लोगों में एक समानता देखी जा सकती है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। अब जानते हैं स्टेजेस ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे 8 स्टेजेस दिए गए हैं। फर्स्ट है इन्फेंसी। इन्फेंसी यानी कि जो कि बहुत आप पैदा होते हैं वहाँ से 18 मंथ के एज तक आपकी जो पीरियड होता है उसे बोलते हैं इन्फेंसी। यहाँ पर बच्चा बहुत छोटा होता है, ये अपनी पर्सनैलिटी या फिर कुछ भी अपने साथ कैरी नहीं करता है, मतलब ये खुद की केयर खुद नहीं कर सकता है, तो इन्हें अपने माँ की ज़रूरत होती है, पापा की ज़रूरत होती है, जो भी इन्हें अच्छे से केयर कर सके, इन्हें उनकी ज़रूरत होती है। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड। यहाँ पर इनकी पर्सनैलिटी बदलती जाती है। 18 मंथ से 3 इयर्स तक के रेंज वालों को अर्ली चाइल्डहुड बोला जाता है। यहाँ पर इनकी धीरे धीरे फिज़िकल ग्रोथ होती है, इनमें काफ़ी डेवलपमेंट्स आते हैं। उसके बाद है मिडिल चाइल्डहुड, यानी कि 3 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उन्हें मिडिल चाइल्डहुड में माना जाता है। यहाँ पर बच्चे कई बार कैसे लोगों को कैसे रिस्पेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सीखते हैं और उनमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव भी आते हैं। इसके बाद आते हैं लेट चाइल्डहुड, यानी कि 5 से 12 साल वाले बच्चे। इन्हें काफ़ी ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे ज़्यादा बिगड़ने की संभावना होती है। उसके बाद है एडोलसेंस, जो कि है 12 से 20 साल के बच्चे। यहाँ पर एक टर्न आता है लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर बच्चे अपने स्कूल लाइफ को छोड़ के कॉलेज लाइफ में जाते हैं और उस वजह से उनमें काफ़ी तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, चाहे फिर वो अच्छी तरीके से हो या फिर बुरी तरीके से हो, बट उन पे ध्यान रखना और वो बुरी डायरेक्शन में ना जाए इसका ख्याल रखना हमेशा पेरेंट्स का ही काम होता है। उसके बाद है अर्ली एडल्टहुड, यानी कि 20 से 30 साल। तो यहाँ पर भी बच्चे मतलब जो भी लोग 20 से 30 साल वाले जो लोग होते हैं वो कॉलेज छोड़कर जॉब स्टार्ट करते हैं कई सारे लोग। तो यहाँ पर उनमें
रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, टेंशन्स आते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनका पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। उसके बाद है मैच्योर एडल्टहुड। मैच्योर एडल्टहुड आपका 30 to 65 ईयर्स के बीच में रहता है, और यहाँ पर आपको जनरेशन गैप का आपका नेक्स्ट जनरेशन के साथ इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपका जनरेशन अब ओल्ड हो चुका रहता है। तो आपको थोड़ा सा डर रहता है कि मैं जनरेशन के साथ, न्यू जनरेशन के साथ घुल मिल पाऊँगा या नहीं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं मैच्योर एडल्टहुड में। उसके बाद है ओल्ड एज, जो कि 65 साल के बाद से डेथ तक रहता है, जिसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज आती हैं, और उस वजह से आपके गोल्स और एबिलिटीज़ भी कम हो जाती हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है थर्ड वाला, ह्यूमन बिहेवियर। According to Crowther, behavior is any activity which can be observed, recorded, and measured. This includes first what living beings or organisms do, that is their movement in space. यहाँ पर कुछ क्लासिफिकेशंस दिए गए हैं ह्यूमन बिहेवियर के, जैसे कि मॉलिक्यूलर बिहेवियर। बिहेवियर यानी क्या, तो कुछ भी आप जो बिहेव करते हो, आप जैसे रहते हो, कोई भी सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हो, उसे कहा जाता है बिहेवियर। उसके बाद यहाँ पर मोलेकुलर बिहेवियर दिया है। मोलेकुलर बिहेवियर यानी कि जो आपका सडन बिहेवियर होता है, उसे मोलेकुलर बिहेवियर कहते हैं, जो कि अचानक से आपने कुछ देखा और अचानक से आपने रिएक्ट कर दिया, तो उसे मोलेकुलर बिहेवियर कहते हैं। वहीं मोलर बिहेवियर यानी आप जो सोच समझ के बिहेव करते हो, आप उस बारे में सोचते हो कि मुझे कैसे रिएक्ट करना है, उसके बाद आप बिहेव करते हो, तो उसे मोलर बिहेवियर कहा जाता है। वहीं ओवर्ट बिहेवियर मतलब क्या, जो कि ऐसे बिहेवियर्स जो आपको दिखते हैं, जैसे कि प्लेइंग फुटबॉल, तो फुटबॉल खेल रहा है तो फिर वो दिखेगा कि वो खेल रहा है। वही कोवर्ट बिहेवियर यानी जो बिहेवियर आपको नहीं दिखते हैं। अगर वो बंदा सोच रहा है कुछ, तो वो सोचना आपको नहीं दिखेगा। उसके बाद है वॉलंटरी बिहेवियर, यानी जो कि इस पर खुद का कंट्रोल है, और जिस भी बिहेवियर पे खुद का कंट्रोल है उसे वॉलंटरी बिहेवियर कहते हैं। जैसे कि स्पीकिंग, वॉकिंग, इस पे आपका कंट्रोल है, आपको क्या बोलना है, आपको क्या नहीं बोलना है, इस पे आपका कंट्रोल है। और वही इनवॉलंटरी बिहेवियर यानी ऐसे बिहेवियर जो नेचुरली हो जाए। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, जैसे कि सोशल रूल्स एंड रेगुलेशन। कुछ अगर सोशल रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करते हो आप, तो उस हिसाब से अगर आपको रहना है, तो उस वजह से भी काफ़ी हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंडिंग, अगर आप लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हो, लैंग्वेज से ही हम हमारे फीलिंग्स, इमोशंस शेयर करते हैं, वो अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, तो उस वजह से भी आपके बिहेवियर पे असर पड़ता है। उसके बाद एजुकेशन एंड नॉलेज। एजुकेशनल लोग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, उन्हें राइट और रॉन्ग पता होता है, और जिन्हें एजुकेशन नहीं है उन्हें ज़्यादा बातें नहीं पता होती है, ज़्यादा चीज़ें नहीं पता होती है। फिर है अडेप्टेबिलिटी, जो अडेप्टेबल हो, जो समय के साथ खुद को चेंज कर सके। तो वो हमारा ह्यूमन बिहेवियर भी समय के साथ चेंज होते रहता है। फिर कैपेसिटी टू लर्न नॉलेज, सिर्फ ह्यूमन में ही ऐसी क्षमता होती है कि वो नॉलेज ग्रहण कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मोटिवेशन एंड मोरालिटी। सो मोटिवेशन मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू स्टेफन पी रॉबिन्स, मोटिवेशन इज द विलिंगनेस टू एक्सर्ट हाई लेवल्स ऑफ एफर्ट्स टूवर्ड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कंडीशनड बाय द एफर्ट एबिलिटी टू सेटिस्फाई सम इंडिविजुअल नीड। यहाँ पर मोटिवेशन की साइकिल दी गई है, जिसे प्रोसेस भी बोला जा सकता है। पहले तो सबसे पहले मोटिवेट होना पड़ता है। मोटिवेशन यानी कि हमारे अंदर से जो भावना होती है कि हमें ये करना है, तो उसे मोटिवेशन बोला जाता है, जिसके लिए आपको ऐसा लगता है कि हमें कुछ करना है, हमें ये चीज़ करनी ही है, तो ये आपको मोटिवेशन दिलाता है। और उसके बाद उसी से हमारा गोल निकलता है। मोटिवेशन ही हमें गोल की तरफ भेजता है कि हमें करना क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, तो वो गोल हम फुलफ़िल करते हैं। और फिर वही उसके बाद आता है बिहेवियर, मतलब उसी गोल पे हम बिहेव करते हैं, हम उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ बिहेव करते हैं, कुछ रिएक्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसे बोला जाता है, ये प्रोसेस है मोटिवेशन की। उसके बाद है
नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। इंटरनल फोर्स, यह हमारे मन से आता है कि हाँ हमें करना ही है, तो ये इंटरनल चीज़ है। उसके बाद कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूसली आपको मोटिवेशन देते रहना पड़ेगा। आप एक दिन मोटिवेटेड हो और दूसरे दिन नहीं हो तो उससे नहीं होता है काम। उसके बाद इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरनमेंट में जो भी चल रहा है उसके वजह से भी आपका मोटिवेशन अफेक्ट कर सकता है। उसके बाद स्किल्ड मैनेजर, अगर आपको आपके एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है तो आपको खुद को भी एक स्किल बनना पड़ेगा, स्किल्ड मैनेजर बनना पड़ेगा। फिर है परवेसिव फंक्शन, ये सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम करता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ पे ये करना पड़े, सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोटिवेशन के दो तरीके हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद है गोल ओरिएंटेड मोटिवेशन, हमेशा गोल ओरिएंटेड होता है। मोटिवेशन देने से आपका गोल हमेशा फुलफिल होता है। फिर है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, दो प्रकार की मोटिवेशन है, जैसे कि पॉजिटिव मोटिवेशन और नेगेटिव मोटिवेशन। पॉजिटिव मोटिवेशन में ऐसा होता है कि आपको अगर ऐसे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन दिया जाता है कि अगर आपने ये काम सही से किया या इतने टाइम में किया तो आपको इंसेंटिव ज़्यादा मिलेंगी, बोनस मिलेगा, कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव मोटिवेशन में आती है। वही नेगेटिव मोटिवेशन यानी ऐसे मोटिवेशन जहाँ पर आपको कुछ डर दिखाया जाता है, जैसे कि अगर आपने ये काम किया तो आपको इतने साल की सज़ा हो सकती है, ये इतना फ़ाइन हो सकता है, ये पेनल्टी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव मोटिवेशन में आती हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या है, तो अगर आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस बढ़ाना है तो आपको मोटिवेशन रखना ही होगा, लोगों में आपके एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना ही होगा। फिर आपको एम्प्लॉय टर्नओवर और एब्सेंटीज़ कम करनी है एम्प्लॉयज़ की, तो उसके लिए भी मोटिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्राइक्स कम हो, झगड़े कम हो, तो उसके लिए भी आपको मोटिवेशन देते रहना पड़ेगा। विलिंगनेस एंड इंटरेस्टेशन, एम्प्लॉयज़ में आपको अगर उनकी इच्छा बढ़ानी है काम के प्रति तो उसके लिए भी मोटिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर ऑर्गेनाइजेशन की इमेज अच्छी करने के लिए भी मोटिवेशन इंपॉर्टेंट होता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन बरकरार रखने के लिए, अच्छे बरकरार रखने के लिए भी मोटिवेशन इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन होते रहना चाहिए, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहना चाहिए, तभी वो अच्छा काम करता है, इसीलिए उन्हें सेटिस्फैक्शन की ज़रूरत होती है। उसके बाद है कम्युनिकेशन, मोटिवेशन के वजह से कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाता है मैनेजर और वर्कर्स के बीच में। इम्प्रूव द एफिशिएंसी टू वर्क, अच्छे से काम कर पाते हैं एम्प्लॉय अगर वो मोटिवेटेड हैं तो। उसके बाद है फैसिलिटेटिंग अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज अच्छी तरीके से यूज़ हो पाते हैं अगर एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड हैं तो। उसके बाद है मोरालिटी, मोरालिस ये लैटिन शब्द से डिराइव किया गया है जिसका अर्थ होता है मैनर, कैरेक्टर या प्रॉपर बिहेवियर, यानी कि अच्छे बुरे की समझ होना, किस सिचुएशन में क्या चीज़ सही है क्या नहीं ये उसे पता होना, उसे बोला जाता है मोरालिटी। मोरालिटी अगर आपको बढ़ानी है आपके एम्प्लॉयज़ में तो उसके लिए 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो कि आइडेंटिफिकेशन, ट्रस्ट, लॉयल्टी, मोरल, कंसिडरेशन। यानी कि अगर आपको पता ही नहीं है कि बैड मोरल क्या है तो आप कैसे सही करोगे अपने एम्प्लॉयज़ की मोरालिटी को। ट्रस्ट होना काफ़ी ज़रूरी है दोनों में, मतलब एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय में और एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर में। उसके बाद लॉयल्टी होनी चाहिए, मतलब दोनों में लॉयल्टी होना, अगर लॉयल्टी है तभी आप अपने एम्प्लॉयज़ के मोरालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है स्किल्स में आपको 2 तरीके के स्किल्स दिखाए गए हैं, सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल यानी कि ऐसी एबिलिटी जिससे आप कोई टास्क प्री डिटरमाइंड रिजल्ट्स में दे सको, जैसे कि आप में कुछ ऐसी अच्छी क्वालिटी जो आप कर सको, जैसे कि कोई बंदा ड्राइंग अच्छी कर लेता है तो वो उसकी स्किल है कि वो अच्छी ड्राइंग बना सकता है। अब यहाँ पर सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल 2 तरीके के स्किल दिए हैं। सॉफ्ट स्किल यानी कि ऐसे एटीट्यूड, कम्युनिकेशन, क्रिएटिव थिंकिंग, वर्क एथिक, टीम वर्क, नेटवर्किंग, डिसीजन मेकिंग, पॉजिटिविटी, टाइम मैनेजमेंट, मोटिवेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें सॉफ्ट स्किल के अंदर आती है। सॉफ्ट स्किल्स यानी खुद के एट्रीब्यूट्स, खुद के पर्सनैलिटी ट्रेट्स, कम्युनिकेशन एबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें सॉफ्ट स्किल में आती हैं जिन्हें ह्यूमन स्किल्स भी बोला जाता है। सॉफ्ट स्किल्स में आपको इम्पोर्टेंस दिया गया है मेकिंग यू एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। सॉफ्ट स्किल के वजह से आप एक अच्छे
कम्युनिकेटर बन सकते हो, हेल्पिंग यू इमर्जिंग एज अ स्ट्रॉन्ग लीडर, आप एक स्ट्रॉन्ग लीडर के तरह इमर्ज होके आते हो बाहर। फिर है हेल्पिंग यू डेवलप लैटरल थिंकिंग, आपकी लैटरल थिंकिंग, आपकी सोचने की क्षमता भी काफ़ी अच्छी बन जाती है सॉफ्ट स्किल अगर आपके अच्छे हैं तो। फिर है हेल्पिंग यू बिकम अ की इन्फ्लुएंसर, आप अगर की इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो तो सॉफ्ट स्किल आपके अच्छे होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट स्किल होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर सॉफ्ट स्किल के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स दिए गए हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं आजकल, और काफ़ी जॉब में कम्युनिकेशन स्किल्स लगती है। आपको लोगों से कैसे बात करना है, बिजनेस में कैसे आपको डील करना है, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन स्किल्स में आती हैं। मेकिंग डिसीजन मेकिंग आपका फास्ट होना चाहिए, आपको जल्दी डिसीजंस लेने की क्षमता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें भी सॉफ्ट स्किल में आती हैं। ये भी एक टाइप है सॉफ्ट स्किल का। फिर है सेल्फ मोटिवेशन, आप खुद को मोटिवेट कर सकते हो या नहीं, आप किसी भी चीज़ के लिए खुद को मोटिवेट कर सकते हो या आपको बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ें भी सॉफ्ट स्किल में आती हैं। फिर है लीडरशिप स्किल, आप किसी भी चीज़ में अपनी लीडरशिप दिखा सकते हो या नहीं, आप वो टास्क में एक लीडर अच्छा बन सकते हो या नहीं, ये भी एक स्किल होती है जो कि सॉफ्ट स्किल के अंदर आती है। फिर टीम वर्किंग स्किल, आपको टीम के साथ काम करना आना चाहिए। अकेले तो कोई भी काम कर सकता है, टीम के साथ काम करना अलग होता है और थोड़ा हार्ड भी होता है। फिर एक क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, आपको प्रॉब्लम कोई आती है उसे कैसे झट सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें भी सॉफ्ट स्किल के अंदर आती है। टाइम मैनेजमेंट करना भी सॉफ्ट स्किल के अंदर आता है, जितना भी प्रेशर होगा अगर वर्क में तो उस प्रेशर के अंदर भी आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए, ये सारी चीज़ें सॉफ्ट स्किल में आती हैं। हार्ड स्किल यानी कि ऐसी स्किल्स जो कि किसी जॉब के लिए काफ़ी रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे कि अगर आपको बोला जाता है कि आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए या फिर आपको कोई कोर्स है वो करना पड़ेगा, तो ये सारी स्किल्स जो होती हैं वो हार्ड स्किल के अंदर आती हैं। और कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप्स दिए हैं हार्ड स्किल्स के, जैसे कि बेसिक कंप्यूटर स्किल, डेटा एनालिसिस, मैथमेटिक्स एंड न्यूमरेसी स्किल्स, नोइंग फॉरेन लैंग्वेजेस। कंप्यूटर स्किल्स तो आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर जगह कंप्यूटर इन्वॉल्व होता है और आपको कंप्यूटर चलाना कुछ ना कुछ कंप्यूटर थोड़ा बहुत चलाना आना ही चाहिए। फिर डेटा एनालिसिस, डेटा आपको एनालाइज करना आना चाहिए, कई बार जॉब की ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि डेटा एनालाइज करना पड़ता है, तो ये एक स्किल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है मैथमेटिक्स एंड न्यूमरेसी स्किल्स, आप कोई भी फील्ड में रहो आपकी मैथमेटिक्स थोड़ी ना बहुत अच्छी होनी ही चाहिए, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स और न्यूमरेसी हर फील्ड में देखने को मिल ही जाएगा, जैसे फाइनेंस, IT, अकाउंटिंग, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक, मेडिसिन, ट्रेड और बहुत सारे। उसके बाद नोइंग फॉरेन लैंग्वेज, कई बार ऐसा होता है कि आपको फॉरेन लैंग्वेज भी आना ज़रूरी होता है। फिर है प्लानिंग स्किल, आपको प्लान करने की स्किल्स आनी चाहिए, ये भी एक हार्ड स्किल में आता है। उसके बाद आप डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर है इंपॉर्टेंस, हार्ड स्किल की क्या इंपॉर्टेंस है वो दिया गया है। टू इम्प्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए हार्ड स्किल्स काम आते हैं। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन के लिए भी एम्प्लॉय में हार्ड स्किल्स होना ज़रूरी है। वीकनेस एड्रेस करने के लिए कि आप में क्या कमी है ये बताने के लिए भी है आपको हार्ड स्किल्स। तो वीकनेस आपकी दूर करने के लिए, आप में कुछ अगर कमज़ोरी होगी तो वो दूर करने के लिए, आप में कुछ कमी होगी तो वो दूर करने के लिए भी हार्ड स्किल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। कंसिस्टेंसी टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, टू इंक्रीज इनोवेशन इंक्रीज करने के लिए, एम्प्लॉय टर्नओवर रिड्यूस करने के लिए, कंपनी रेपुटेशन अच्छी बनाने के लिए, ये सारे चीज़ों के लिए हार्ड स्किल इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज करके अपना डाउट पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।